नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत गुमला की खबर के साथ करेंगे। गुमला में घाघरा प्रखंड के जवाहर नवोदय विद्यालय के मसरिया डैम के पुराने स्कूल के कमरे में भीषण आग लग गई है। तो यह बड़ी खबर आपको गुमला से बता रहे, जहां आग में पुराने कमरे पूरी तरह से राख हो गए हैं और इस आग में वहां रखे कई उपकरण भी जलकर राख हो गए हैं। यहां करीब 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए इस मामले से जुड़ी हुई, लेकिन अब तब तक कमरे के सारे सामान जल चुके थे जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और इस दौरान स्कूल के बच्चे भी आग बुझाने में जुटे रहे। प्रिंसिपल के मुताबिक स्कूल में बच्चों को पीएम मोदी का संबोधन कार्यक्रम दिखाया जा रहा था और इसी दौरान पुराने उपकरणों से धुआं निकलने की जानकारी मिली और देखते ही देखते वो आग की लपटों में तब्दील हो गई। तो देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे गुमला से, जहां 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जवाहर नवोदय स्कूल में एक पुराने कमरे में आग लग गई और भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। आपको बताते चले, प्रिंसिपल ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक स्कूल के बच्चों को पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन कार्यक्रम दिखाया जा रहा था और इसी दौरान पुराने उपकरणों से धुआं निकलने की जानकारी मिली और देखते ही देखते वो आग की लपटों में तब्दील हो गई। ये 2 तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरह से स्कूली बच्चे भी आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे और लोगों का जमावड़ा और ये भीषण आग की तस्वीर। जवाहर नवोदय विद्यालय गुमला में आज जब हमारा प्रोग्राम 2 बजे प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा पर चल रहा था, कार्यक्रम जो 2 बजे खत्म हुआ, होने का साथ साथ में हम लोग ने लॉन्च लेने के लिए सभी टीचर्स, स्टूडेंट, प्रिंसिपल सब लोग हम लोग ने गए थे। तो उसी टाइम में देखा गया जी यहाँ पर एक धुआं इसी रूम में, जो कंडेम्ड रूम है उसमें आ रहा है, जिसमें हमारा रद्दी सामान सब रखा हुआ था। बच्चे का यूज किया हुआ जो पुराना गद्दे सब थे उसी से धुआं निकल रहा था। तो तुरंत हम लोग ने फायर ब्रिगेड स्टेशन गुमला को खबर दिया। और बड़ी खबर बोकारो से, जहां न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। यहां अयप्पा मंदिर के कमरे में किताबें रखे जाने के मामले में डीसी ने जांच के निर्देश दिए और इस मामले में शिक्षा मंत्री ने भी संज्ञान लिया और न्यूज़ 18 की खबर पर डीसी को कार्रवाई के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि समाचार चैनल की खबर चिंताजनक है और अपने स्तर से शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ इसकी जांच कराएं। कालाबाजारी करने वाले लोगों को चिन्हित करते हुए कठोर कार्रवाई आवश्यक है। आपको बताते चले कि बोकारो के सेक्टर 5 स्थित अयप्पा मंदिर में भारी संख्या में किताबों का भंडारण किया जा रहा था। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। शिक्षा मंत्री ने भी इस पर संज्ञान लिया और शिक्षा मंत्री ने ट्वीट के माध्यम से इस पर जांच के निर्देश भी दिए हैं, जिसमें समिति के पदाधिकारियों पर ही आरोप भी लगा है और ये किताबें आसपास की दुकानों में नहीं मिलती है। ऐसे में किताबों की कालाबाजारी की भी आशंका जताई जा रही थी। अधिक अपडेट के साथ संवाददाता मृत्युंजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मृत्युंजय, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? जगन्नाथ महतो ने ट्वीट भी कर दिया है डीसी पर, मामले को देखने का उन्होंने कहा है, क्या कुछ अधिक जानकारी? रंजना जी, मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से मंदिर में किताब पाया गया था और न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से इस खबर को चलाई थी, उसके बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने उपायुक्त बोकारो को ट्विटर के माध्यम से ही जांच का आदेश दिया था। उपायुक्त से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो कमेटी के पदाधिकारी है वो आए थे, उनका कहना था कि हमारे रिश्तेदार की एक दुकान है, उसी लिए उनको किताब रखने के लिए हमने आदेश दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक जो कमेटी के लोग हैं उनके रिश्तेदार अगर किताब का व्यापार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक गंभीर मसला है, क्योंकि अयप्पा पब्लिक स्कूल एक संस्था चलाती है। ऐसे में जिस प्रकार से उपायुक्त ने 4 अनुमंडल पदाधिकारी को जांच का निर्देश दिया, एक रिपोर्ट तलब की है, हम कह सकते हैं कि जरूर जिस तरह से आए दिन प्राइवेट स्कूलों में किताबों को लेकर जो मामला सामने आता है कि एक ही दुकान में मिलता है, एक ही जगह पर ड्रेस भी मिलता है, कहीं ना कहीं इस बात की सत्यता जरूर सामने आई है। लेकिन अब यह देखना है कि जिला प्रशासन क्या ऐसे कमेटी और ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई करेगा, क्योंकि ये एक गंभीर मामला पूरे राज्य नहीं पूरे देश भर के लिए है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय।
बढ़ते आगे और झारखंड सहित देश भर में आज अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था ठप है। आईएमए ने राजस्थान की डॉक्टर अर्चना की सुसाइड को मर्डर बताया है और वहीं सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग भी की है। डॉक्टरों के हड़ताल की वजह से अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं मरीजों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर अर्चना शर्मा की संदेहास्पद मौत को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक काम नहीं करने की अपील की है। हालांकि इमरजेंसी आपातकाल सेवा को बहाल रखा गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ डॉक्टर जो इमरजेंसी सेवा है अपनी सेवा दे रही हैं। लेकिन जिस तरह से राजस्थान में रिम्स में रहकर पढ़ाई करने वाली डॉक्टर अर्चना शर्मा की मौत हुई है, उसको लेकर राजस्थान से लेकर रांची तक यानी पूरे देश में डॉक्टरों का एक विरोध है। वह जिस तरह से अपनी सुसाइड नोट में लिखा है, उसको लेकर डॉक्टर ने यह कहा कि यह मौत नहीं है बल्कि एक हत्या की सुनियोजित साजिश है। इसको लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस अपील की है सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक काम नहीं करने की अपील की है। अब देखना यह है कि राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स में आने वाले बाहर के मरीजों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह तो शाम 7 बजे के बाद ही वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से रिम्स में रहकर पढ़ाई कर रही थी डॉक्टर अर्चना शर्मा, उनकी पोस्टेड राजस्थान के दौसा में था, उसको लेकर के जिस तरह से वह सुसाइड नोट में अपना जिक्र किया है, यह निश्चित तौर पर यह जांच का विषय है। रांची से निरंजन। जेएमएम के भीतर बगावत की सियासत जारी है। लोबिन हेम्ब्रम के बाद सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीता सोरेन ने राज्यपाल से मुलाकात कर जल, जंगल और जमीन की लूट को रोकने की मांग की है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद सीता सोरेन सरकार पर जमकर बरसी। जेएमएम में बगावत, राज्यपाल से मिली सीएम की भाभी सीता सोरेन। हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार का उठाया मुद्दा। जल, जंगल और जमीन को बचाने की मांग। सोरेन परिवार की बड़ी बहू और विधायक सीता सोरेन का अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावती रुख जारी है। सीता सोरेन ने राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन सौंपकर झारखंड में जमीन की लूट पर रोक लगाने की मांग की है। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद सीता सोरेन सरकार पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक आदिवासी मूलवासी हाशिए पर हैं। राज्य में जल, जंगल और जमीन की लूट हो रही है, लेकिन जेएमएम विधायक चुप हैं। सीता सोरेन ने सरकार पर भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। साथ ही सीता सोरेन ने यह भी दावा किया कि कोई विधायक मेरे खिलाफ नहीं है। इस तरह से देखा जा रहा है, जल, जंगल, जमीन की लड़ाई उन लोगों ने लड़ी और हमारे पार्टी के जितने भी विधायकगण सभी भाषण में यही कहते हैं कि जल, जंगल, जमीन की रक्षा किया जाएगा। लेकिन अब जब बारी आती है तो सब चुप रहे। कथनी और करनी में क्या अंतर हो गई आज के डेट में? जो हम कहते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम करने के समय जब आता है तो हम पीछे क्यों हो जाते हैं? और उनसे वो काम नहीं दिया। थोड़ा सा दवाई है। हमने सीएम के सामने भी बात रखी। कई ऐसे क्वेश्चन के माध्यम से भी आए, के माध्यम से भी आए, लेकिन एक भी सही जवाब नहीं मिला। जब हम कह रहे कि पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, तो ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। हमारे वन भूमि अभी खतरे में है, अतिक्रमण किया जा रहा है। और यही अकेला नहीं, अगर हम जांच करने निकले तो यहाँ से रांची से लेकर के बहरागढ़ तक कितना कितना जमीन गया होगा अतिक्रमण में। तो हमको जो गुरुजी बाबा का जिस मकसद के लिए हमारे झारखंड को अलग राज्य बनाया, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी ने किया, हम उसी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं।
जो बातें सामने आ रही कुछ प्रूफ भी होना चाहिए। मतलब आप ये बोल रही हैं कि कोई लेटर नहीं लिखा गया है आपके खिलाफ? अब तो दिखना चाहिए कोई लेटर, ऐसे हमको नहीं दिख रहा, हमको नहीं लग रहा है कोई ऐसे विधायक मेरे खिलाफ। वहीं सीता सोरेन ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की साजिश के आरोपों को भी एक सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बात साजिशन फैलाई जा रही है, ये आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। संपर्क में है आप? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सरासर गलत है और बहुत गलत आरोप है मेरे। इसके पीछे पता नहीं क्या षड्यंत्र है, वो तो हम नहीं कहने सकेंगे, लेकिन ये बेबुनियाद आरोप है। सीता सोरेन के राज्यपाल से मुलाकात के सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। हेमंत सरकार के खिलाफ एक तरफ लोबिन हेम्ब्रेम ने मोर्चा खोल रखा है और अब सीता सोरेन सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। इन दोनों के खिलाफ कई विधायकों द्वारा बीजेपी से सांठ-गांठ कर हेमंत सरकार को गिराने की शिकायत शीर्ष नेतृत्व से करने की बात सामने आ रही है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद सीता सोरेन के सरकार पर सीधे हमले से ये साफ हो गया है कि हेमंत सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए निरंजन की रिपोर्ट। और संवाददाता निरंजन कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। और निरंजन, देखिए, क्या सोरेन परिवार में ऑल इज वेल नहीं? क्योंकि जिस तरह से सीता सोरेन राज्यपाल से मुलाकात करती है, तमाम मुद्दे को उठाती है, उसके बाद सरकार पर जम के बरसती है, तो सीता सोरेन के इस कदम के क्या मायने माना जाए? देखिए, पिछले बजट सत्र में भी सीता सोरेन ने विधानसभा गेट पर और सदन के अंदर भी जल जंगल जमीन का मामला उठाया था। उनका जो विधानसभा क्षेत्र है जामा में आम्रपाली प्रोजेक्ट बीसीसीएल के तहत जो काम हो रहा है, उसको लेकर के वन भूमि का अतिक्रमण को लेकर के उन्होंने सदन में भी अपनी बात रखी और मीडिया के सामने भी उन्होंने अपनी बात को रखा है। लेकिन जिस तरह से कल अपनी बेटी के साथ राजभवन में जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और उसके बाद फिर उन्होंने आकर के राजभवन के गेट पर आकर मीडिया से बात किया, कई तरह के सवाल मैंने भी पूछा उनसे कि आप जो आप पर साफ तौर पर आरोप लग रहा है आप पर और लोबिन हेम्ब्रम पर कि आप सरकार गिराने की साजिश कर रहे हैं, तो उनका खंडन किया कि सरकार गिराने की साजिश इसमें कतई नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि मैं अपनी बातों को लेकर के गुरुजी, यानी जो शिबू सोरेन को गुरुजी बोलती हैं, उनको बात को लेकर के और अपने पति दिवंगत दुर्गा सोरेन को लेकर के उनके जो रास्ते हैं उन पर मैं चल रही हूं और इसमें अगर कोई अतिशयोक्ति है तो फिर अगर सरकार ये कहे कि ये विरोध कर रही है या फिर बगावत कर रही है तो ये फिर नामुमकिन है, क्योंकि मैं उसी के रास्ते पर जा रही हूं। इतना तो जरूर तय है कि सियासत के गलियारों में जिस तरह से चर्चा हो रही है कि 6 जेएमएम के विधायक ने लिख करके दिया है, इसका भी खंडन सीता सोरेन ने कल किया कि कोई भी मेरे खिलाफ 6 विधायक नहीं लिख के दे सकता है। यानी उनको यह विश्वास है कि जो शिष्टाचार है यानी अनुशासनहीनता को लेकर के मेरे खिलाफ कोई भरबली दे सकता है। इस बात पर भी उन्होंने जिक्र किया कि कई विधायक जेएमएम के चार्टर प्लेन से दिल्ली भी गए थे। अब किस मायने में दिल्ली गए उनका नाम तो नहीं बताया, लेकिन इतना तो बात जरूर तय है कि पिछले दिनों कांग्रेस के विधायक भी जाकर के 24 अकबर रोड से लेके 10 जनपद पर में जाके दिल्ली दरबार किया था। उसको लेकर के कई तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन जहां सरकार की बात है तो कुल मिलाकर के यहां 81 विधायक है। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे और लातेहार के बालूमाथ कन्या मिडिल स्कूल में छात्रों के पिटाई के मामले में तूल पकड़ लिया है और मामले को लेकर बीजेपी का डेलीगेशन बालूमाथ पहुंचा। बीजेपी ने सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। पार्टी नेताओं ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं बालूमाथ एसडीपीओ ने बताया कि अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने स्कूल में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। देखिए, अभी तो हम लोगों ने प्रशासन पर पूरा भरोसा जताया है और हम लोगों ने आग्रह किया कि भाई आप जो भी इसके लिए दोषी हैं उन पर अविलंब कार्रवाई करें, चाहे जो भी हो। सरकार की तुष्टीकरण की नीति का यहाँ पे रिफ्लेक्शन है। प्रशासन और शासन वही कर रहा है जो रांची में बैठकर हेमंत सोरेन कर रहे हैं, एक विशेष वर्ग का तुष्टीकरण और दूसरे बहुसंख्यक समाज की अनदेखी।
जिस तरीके से थाने से महज 100 मीटर के दूर इस तरीके का तांडव मचता है एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा, और प्रशासन को खबर नहीं होती। 100 मीटर दूर तक बालूघाट थाना है, कोई थाना का नहीं आता, सर फोड़ दिया जाता है, किसी को पुश कर दिया जाता है, लड़कियों पे हमेशा फप्तियां कसी जाती हैं, टीचरों पे सीटियां मारी जाती हैं। तो कौन सा प्रशासन? अभी कार्रवाई जारी है, अनुसंधान भी जारी है, कुछ बालकों को निरुद्ध किया गया है, बेहतर कार्रवाई की जा रही है। इधर बोकारो के जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान में सफेद बाघिन गंगा की कल मौत हो गई और इस बाघिन को साल 2012 में जनवरी महीने में भिलाई से यहां लाया गया था। बाघिन की मौत की सूचना पर वन विभाग के फॉरेस्टर मौके पर पहुंचे और अपनी देखरेख में पोस्टमार्टम कराने की बात उन्होंने कही। जैविक उद्यान में तैनात बोकारो स्टील के अधिकारी ने बताया कि बाघिन ने अपनी उम्र पूरी कर ली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा मौत की आखिर वजह क्या है। की कैजुअल्टी हुई है और एज इसका मेन रीज़न है, इसका एज ये 16 साल से ऊपर के लगभग का हो गया और बाघ की उम्र करीब करीब 12 से 15 साल होती है। तो ये अपना एज जो है ये अपना पूरा कर चुका है। कब से बीमार था? बीमार नहीं है, ये ओल्ड एज है, उसका एक भी दांत नहीं है, सारे दांत उसके झड़ चुके हैं। मिला कि एक नीचे करो टाइग्रस थी, उसकी मौत हो गई है, तो उसके जो भी विभागीय प्रक्रिया है उसके लिए हम लोग आए हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। अभी जैसा कि बताया जा रहा है प्रबंधन के द्वारा कि इसकी मौत ओल्ड एज के कारण हुई है, वैसे कोई बीमारी नहीं थी, कोई विशेष कारण नहीं था। और चलिए कुछ पॉइंट्स के जरिए आपको बताते कि आखिर क्या खासियत है बाघ की। बाघ बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर है और बाघ की क्या खासियत है ये पॉइंटर्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। बाघ की उम्र जंगल में करीब 10 साल होती है और जू में करीब 20 साल तक होती है। वहीं बाघ 300 किलो वजनी और 13 फीट लंबा तक हो सकता है। वहीं सफेद रंग का बाघ पैदा होने का जो चांस होता है वो 10,000 में 1 होता है। बाघ के शरीर की धारियां फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक होती है। वहीं 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार लगातार 6 किलोमीटर तक तैर भी सकता है और 30 फीट लंबी और 12 फीट ऊंची छलांग भी बाघ लगा सकता है। तो ये क्या खासियत है हम आपको बता रहे हैं। और बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर दूर से सुनी जा सकती है। एक रात में बाघ 27 किलो मीट खा सकता है और बाघ धरती से 3,960 मीटर की ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। बढ़ते आगे और गर्मी बढ़ने के साथ ही रामगढ़ में पतरातू प्रखंड के आदिवासी बहुल महसमोहना गांव में पानी के लिए मारामारी मची हुई है। हाल ये है कि जरूरी काम छोड़कर लोगों का अधिक समय पानी के जुगाड़ में ही बीत रहा है। गांव में 5 सोलर वाटर टैंक है, लेकिन उनमें से 4 खराब पड़े हुए हैं। करीब करीब जो चापा नल है वो भी सूख चुके हैं और गांव में 2 साल से जलापूर्ति के लिए 3,60,000 लीटर क्षमता का वाटर टैंक बन रहा है, लेकिन अभी तक उसके पिलर की भी नहीं बन पाई है और ऐसे में लोग नदी नाले और तालाब का दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। सुदूरवर्ती आदिवासी बहुल गांव मसमोहना में आप हमारे पीछे देख सकते हैं महिलाओं को, पुरुषों को। दरअसल ये सुबह से पानी की तलाश में यहाँ भटकते रहते हैं, इनकी दिनचर्या बन गई है। बताया गया कि गांव में 5 यहाँ पर सोलर से चलित यहाँ पर जलमीनार है, जिसमें से अधिकांश खराब है, चापाकल भी खराब है। यहाँ एक जलमीनार का निर्माण कराया जा रहा है 3,60,000 लीटर क्षमता का, जिससे 4 गाँव में मसमोहना समेत पानी की आपूर्ति की जानी है, लेकिन वह योजना अभी भी अधर में है। बताया गया कि दामोदर नदी से उरलुंग से वहां से पानी लाया जाएगा पाइपलाइन के माध्यम से और इस जल मीनार के माध्यम से इन 4 गांवों में पानी दिया जाएगा, लेकिन योजना अभी भी अधर में लटका हुआ है। ऐसे में यहाँ के ग्रामीणों से बात कराते बताए किस तरह से परेशानी हो रही है पानी की। बहुत परेशानी हो रहा है। किस तरह के पानी कहाँ से लाते हैं? पानी तालाब से लाते हैं, बहुत दूर से लाते हैं। हाँ। एक और महिला से बात कराते हैं, बताएंगी कि किस तरह से परेशानी, बताए किस तरह से परेशानी हो रही है। पानी का बहुत दिक्कत होता है सर, बहुत दूर पीने के पानी लाना जाना पड़ता है। अच्छा। और पानी की व्यवस्था नहीं सर, देखने बगल में मतलब थोड़ा सा गड्ढा खोद कर पानी का व्यवस्था किए हैं कि कम से कम धोने मानने का हो जाए। मतलब नाला और गड्ढा से पानी ला रही है। क्या क्या परेशानी बताइए। परेशानी हम लोग का आदिवासी गांव है हम लोग का, और हम लोग का पानी पीने में बहुत दिक्कत होता है। हम लोग को तालाब जाना पड़ता है, नदी जाना पड़ता है नहाने के लिए, और
इतना इतना जल मीनार बना हुआ है, बेकार पड़ा हुआ ये जो है। नया जल मीनार बन रहा है इससे क्या दिक्कत हो रही है? इससे दिक्कत है कि इतना धीमी गति से बना रहे हैं कि कब बनेगा। हम लोग इसका आश्रित में है कि बनेगा तो हम लोग को व्यवस्था होगा, थोड़ा सुविधा मिलेगा, कुछ परेशानी दूर होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आशा उम्मीद में है कि नया जल मीनार बनेगा तो लोगों को पानी मिलेगा, लेकिन एक और ग्रामीण से बात क्या किस तरह की परेशानी है? इसका जो परेशानी है कि ये जब से बना है हमको लगता है कि 7-8 महीना से पूर्व पहले बना था। ये उसी दिन से इसको कंप्लेन में डाले हुए हैं कि ये कम से कम जल्दी से जल्दी इसको बनाया जाए। समझ सकते हैं पूरे गांव में यहाँ पर लगभग 95% लोग आदिवासी निवास करते हैं, लेकिन इन्हें पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। सुबह से शाम तक इनकी पानी के खोज में ही समय बीत जाता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि मसमोहना के आदिवासी ग्रामीण पानी के लिए किस तरह से तहीमाम है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और इधर गोड्डा में लाख दावे के बाद भी शिक्षा व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ स्कूलों में पहुंच रहे बच्चों का समय शिक्षकों के इंतजार में ही बीत रहा है। स्कूल के गेट में ताला लटका हुआ है और बच्चे गेट के बाहर किताब लिए इंतजार करते दिख रहे हैं। ये हाल है राजकीय मध्य विद्यालय गोढ़ी का। लोगों का आरोप है कि स्कूल में लगभग यही स्थिति रहती है। वहीं शहर के बीचों बीच स्थिति कन्या जो उर्दू मध्य विद्यालय है, न्यूज़ 18 की टीम जब वहां भी पहुंची तो ताला जड़ा मिला, जबकि स्कूल बंद होने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। तो 9 बज गया, अभी तक टीचर आए नहीं है, स्कूल खुला नहीं स्कूल? अभी नहीं। कब आते हैं? मैडम आती है, अभी तक नहीं आई है, तो समय तो बहुत हो गया। तो तुम लोग इंतजार करते हो कि मैडम आएगी तब गेट खोलेगी? तुम लोग मैडम को बुलाने जाते हो? मैडम कुछ कुछ बुलाने जाता हूँ। किस क्लास में हो तुम? किस क्लास में? 5। तो मैडम अभी नहीं आई है, स्कूल बंद ही है, ताला बंद है स्कूल में भी। तो अभी इंतजार करोगे मैडम का कि बुलाने जाओगे? स्कूल तो बंद होगा। बंद होगा? बंद तो नहीं, आज तो खुला हुआ है, लेकिन मैडम नहीं आई ना। झारखंड में शिक्षा व्यवस्था की क्या तस्वीर है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। इस वक्त दिन के 9:06 हो रहे हैं। मैं आपको घड़ी दिखा दूं कि 9:07 हो चुके हैं। आप देखिए कि 9:07 हो रहे हैं और मैं इस वक्त जिस स्कूल में हूं उस स्कूल में अभी ताला जड़ा हुआ है। ये आप देखिए कि अभी इस स्कूल में ताला जड़ा हुआ है और ये स्कूल है राजकृत मध्य विद्यालय गोढ़ी घाट। जब हम स्कूल में 8:30 बजे से अब 9 बजने वाले हैं, उस वक्त तक इंतजार किया है तो पता चला है कि कोई भी शिक्षक स्कूल में अब तक नहीं आए। कुछ बच्चे थोड़ी देर पहले आए थे जिन्होंने कहा कि आज टीचर नहीं आए तो हम उनका इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं अगर वो आ जाए तो हम पढ़ लेंगे। लेकिन उनके इंतजार की घड़ी भी खत्म हो गई, वो भी वापस लौट गए पर शिक्षक नहीं आए। बच्चों ने कहा कि बगल में ही एक शिक्षक रहते हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। वो उनसे बात करने के लिए उनके घर तक गए, लेकिन शिक्षक का वहां से रिप्लाई आया कि हेड टीचर के पास चाबी है तो स्कूल अब तक नहीं खुल पाया। और अभी स्कूल की स्थिति वही है कि स्कूल बंद है। बच्चों ने कहा है कि लगभग समय यही होता है कि हम स्कूल के बाहर आकर इंतजार करते हैं, उसके बाद शिक्षक आते हैं तो हम पढ़ाई करते हैं। लेकिन आज की जो बदहाली है उसकी तस्वीर एक दफा गौर से देख लीजिए कि स्कूल के बाहर हम खड़े हैं, 9:10 हो चुके हैं, लेकिन स्कूल में अब तक शिक्षक नहीं आए हैं। आसपास के बच्चों ने बताया है कि हमने बात की है शिक्षक से, लेकिन शिक्षक अब तक स्कूल पिछले आधे घंटे से भी नहीं पहुंच पाए। हालांकि नियमित समय के मुताबिक 8 बजे से स्कूल खुलने का समय होता है, बावजूद इसके 9:10 घड़ी में हो चुका है, लेकिन स्कूल में शिक्षक नहीं है। यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं, इन लोगों से बातचीत करते। भैया कहाँ घर है आप लोग का? यहीं पे है। स्कूल में कोई टीचर नहीं आया अब तक? अब हमें क्या मालूम क्यों नहीं आया है? तो रोज का यही हाल है या आज का है? रोज का यही है, रोज का। परसों स्कूल खुला था, कल भी नहीं खुला है, आज भी नहीं खुला है। क्यों नहीं खुला है अभी तो मालूम ही नहीं चल रहा। क्या नाम हुआ आपका? गनौरी सर। आपका क्या नाम होगा? मेरा जोगिंदर सर। डेली यही स्थिति स्कूल का? हाँ, तब क्या ऐसे ही टीचर नहीं आता है? आता है, कब आता है कब जाता है, कब क्या समय पे नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगभग हर दिनों की स्थिति यही है कि शिक्षक कब आते हैं पता ही नहीं चलता है, स्कूल कब खुलता है पता ही नहीं चलता। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। और जो झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।